हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हमारी क्लास होगी वह वैसे तो छपाई की होगी, ठीक है, जिसमें हम बंधेज छपाई, ब्लॉच छपाई, ठीक है, रोलर छपाई, बॉटिक क्या होता है इन सबको जानेंगे। साथ ही साथ कल हम लोग जब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, कल हम लोग परंपरागत वस्त्रों के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ढाका की मलमल पढ़ी और पटोला के विषय में जाना, और भी कुछ वस्त्र हमने पोचमपल्ली वगैरह के विषय में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने कल जो बात की थी पटोला में, तो उसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने फिर दो जो भी बुक्स मेरे पास अवेलेबल थी उनमें सब में पढ़ा, उसको क्लियर कर लिया। जो मैंने कहा था पटोला के विषय में कन्फ्यूज़न रहता है कि कहीं दिया होता है कि सिर्फ ताना रंगा होता है और कहीं दिया होता है कि दोनों, मतलब ताना और बाना दोनों रंगे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमने कल बताई थी, जो आपकी पटोला होती है उसको हमने बताया था जो आपका उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा में क्या कहते हैं इसको हमने बताया था, उड़ीसा में इसको हम कहते हैं इक्कत। ओके, ये याद रखिएगा। और बात आती है, दूसरा नंबर है मतलब जापान का। जापान में क्या कहते हैं, जापान में इसी को शिबोरी कहा जाता है। ओके, शिबोरी कहा जाता है। तो अब मैं ये डाउट क्लियर कर दूं, जो पटोला है इसमें तो ताने और बाने दोनों रंगे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों ताने और बाने दोनों रंगे जा सकते हैं, ताने प्लस बाने, ठीक है, दोनों रंगे जा सकते हैं। और इक्कत जो है इसमें या तो ताना, ठीक है, या तो ताना रंग लो या फिर बाना रंग लो, ठीक है, एक ही रंगा जाएगा, ताना रंग लो या फिर बाना, ठीक है, ताना या बाना, या तो ताना या तो बाना। ओके, इनमें से एक ही रंगा जाता है। ओके, तो ये आई थिंक इतना सा डाउट मैंने कल छोड़ा था, जो कि आज आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें एक्स्ट्रा करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पहला आज का जो टॉपिक रहेगा बंधेज रंगाई की होगा, मतलब बंधेज रंगाई हम पढ़ेंगे अभी। और अगर आप नए आए हो तो मुझे उम्मीद है भाई कहना नहीं पड़ेगा, हालांकि अब तो लाइक करना भी इतने आप लोग महान है कि लाइक तक नहीं करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ये आपका अपना मन है, मेरा जो मन है बस मैं कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, तो बंधेज रंगाई की बात करती हूँ। तो जो छपाइयाँ हमारी प्रमुख होती हैं, आप जानते हो, हमने अभी तक जो कल की क्लास में पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि कपड़ा कैसे बनता है। कपड़ा कैसे बनता है मतलब जो बहुत तरीके कपड़े होते हैं, जैसे कि बंगाल का कांथा होता है, कैसे बनता है। ठीक है, हालांकि कल हमने बंगाल का कांथा नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे कि समझने के लिए हमने जैसे ढाका की मलमल पढ़ा, तो वो कपड़ा कैसे बना हमने अभी जो बात हो रही थी हमारी पटोला की, पटोला कपड़ा बना तो कैसे बना, तो हमने अब कपड़ा बना लिया, अब हम उन पर छपाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझो। तो अब हम छपाई कैसे कैसे करेंगे, वही कोई कपड़ा है हमारे पास, तो हम उसमें कौन कौन सी छपाइयाँ किस किस तरीके से कपड़े को छपाई करके सुंदर बना सकते हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बंधेज रंगाई की अभी हम टाई एंड डाई की बात, बंधेज रंगाई टाई, ठीक है, टाई एंड डाई की हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या होता है टाई एंड डाई, उसके विषय में देखो। टाई एंड डाई के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बंधालम किसे कहते हैं, तो प्राचीन समय में जो आप वेद शास्त्र वगैरह पढ़ते हो तो उसमें इसको बंधालम कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए बांधनी, बंदिश किसे कहते हैं, तो भी इसी का नाम है, बांधनी भी इसी को कहते हैं, बंदिश भी इसी को कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, जो पटोला है और जो बंधेज है ये सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, पटोला में ताने और बाने मतलब धागे को रंगा जाता है। ताना बाना क्या होता है, धागा होता है, या तो धागे को रंगा मतलब ताना बाना धागे को रंगा जाता है पटोला में। लेकिन बंधेज जो बांधनी रंगाई है, जो टाई एंड डाई है, उसमें कपड़े पर डिज़ाइन, कपड़े को रंगा जाता है। ऐसे आप ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बंधेज को आगे जानते हैं, तो टाई एंड डाई यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, कहते हैं। और ये एक कैसी अवरोधक छपाई है, ये तो आपको पता है, तो इसको अवरोधक छपाई कहते हैं। ठीक है, अवरोधक छपाई कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें अवरोध पैदा किया जाता है, कपड़े पर बांध बांध कर अवरोध पैदा करते हैं कि हर जगह रंग ना लग जाए। ठीक है, तो ये अवरोध पैदा करना हो गया, तो हम इसको अवरोधक छपाई भी कहते हैं। और इसको शिबोरी भी कहते हैं। शिबोरी क्यों कहते हैं, शिबोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जापान में इसको शिबोरी कहते हैं, इसलिए इसको शिबोरी कहते हैं। ठीक है, जापान में शिबोरी कहते हैं, तो भाई यहाँ भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये इसके कुछ हमारे यहाँ जो प्रचलित नेम है उनकी हमने बात की। ठीक है, जापान में ये कला शिबोरी कहलाती है, टाई एंड डाई कह लो या पटोला कह लो, बात एक ही है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास को। जो बंधेज रंगाई है वो हम जानते हैं सभी जगह प्रसिद्ध है, हमारे ही देश में नहीं विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत एवं अफ्रीका में, भारत अगर आपसे पूछा जाए अग्रणी देश कौन सा है, अग्रणी देश कौन से हैं टाई एंड डाई के लिए, तो भारत। ठीक है, भारत हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत के बाद अफ्रीका, अफ्रीका देश जो है इस कला के लिए प्रसिद्ध देश है। ओके, क्लियर हुआ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो भारत से यह कला आगे कैसे बढ़ी, तो भारत की जो बांधनी कला थी इंग्लैंड में, ठीक है, भारत से
बांधनी कला कहाँ की थी, मतलब बांधनी कला भारत की थी। इंग्लैंड में कैसे पहुंची, तो इंग्लैंड में क्या था, जो बांधनी कला से बनाया गया एक स्कार्फ, ठीक है, स्कार्फ बनाया था, लाल कलर का स्कार्फ बना था, लाल कलर का स्कार्फ बनाया गया। ओके, और ये स्कार्फ जो था इंग्लैंड में काफ़ी फेमस हुआ, बुंदकीदार था ये स्कार्फ या फिर रूमाल थे, तो इसके माध्यम से ये इंग्लैंड में पहुंचा और हमारी जो कला थी ये देश विदेश दुनिया में छाने लगी। ओके, 20वीं शताब्दी से एक प्रश्न बन सकता है ये, 20वीं शताब्दी से, ठीक है, 20वीं शताब्दी से मैं बोल दे रही हूँ, लिख लीजिएगा। 20वीं शताब्दी से जो बंधेज रंगाई के कपड़े थे वो फैशन उद्योग में मतलब अपना स्थान ले चुके थे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि बंधेज रंगाई के जो कपड़े थे फैशन उद्योग में किस समय में आए, तो वो 20वीं शताब्दी की बात है। और इसके विषय में कुछ ये हिस्टोरिकल सारी कलाएं हैं, तो इनके पीछे बहुत सारा इतिहास है, तो कभी कभी इन इतिहासों में घुस के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बस थोड़ा मैं बता दूं अपने शब्दों में, क्योंकि इस समय हमारे पास, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इनको घुमा फिरा के पढ़ सकें, हम लोग एक रिवीजन पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बंधेज के विषय में, तो इसका अगर पूछा जाए रामायण में भी जिक्र है, महाभारत में भी जिक्र है, बाढ़ भट्ट, हर्षचरित, इन सब जगह इनका जिक्र है। अगर कुछ ऐसा प्रश्न बने तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर बात करें, एक कालीन साहित्य है, उसमें सतरंगी चुनरी का जिक्र किया गया है, जो कि टाई एंड डाई से ही बनाई गई और उस समय ही इसको बंधालम कहा जाता था, जो अभी हमने आपको बताया। अच्छा, अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है हमारे देश में। तो सबसे पहले कहाँ की है, गुजरात की, ठीक है, गुजरात, ठीक है। बांधनी कला कहाँ की, गुजरात की है, आपको पता ही होगा। कच्छ, काठियावाड़, ये स्थान जो है इसके लिए फेमस स्थान है, और वैसे गुजरात की ये मानी जाती है, ठीक है। कच्छ, काठियावाड़, मेनली आंसर एक ही पूछा जाता है, बस थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि अगर सेकंड पूछ लिया जाए पहला छोड़कर, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात की बात काठियावाड़ या कच्छ में ये जो है बनाई जाती है। बकाया भुज है, जामनगर है, ये भी बांधनी कला के लिए प्रसिद्ध जगह है, ठीक है। अगर हम आगे इसी में बात करते हैं, अगर अब एक छोटी सी हिस्ट्री है, सुन लीजिएगा, क्योंकि ऐसी हिस्ट्री बन सकती हैं। मोहम्मद बिन कासिम की विषय में है ये। मोहम्मद बिन कासिम थे, इन्होंने क्या करा था, एक बार ये बंधेज रंगाई या टाई एंड डाई के कपड़े बने हुए लेकर पहुंचे कहाँ, जोधा जी के दरबार में, ठीक है, राव जोधा जी। ओके, राव जोधा जी के दरबार में पहुंचे। राव जोधा जी जो थे उन्हें ये कला बहुत मनमोहक लगी, मतलब जो टाई एंड डाई के वस्त्र थे बहुत अच्छे लगे, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, बहुत सारा सामान खरीद लिया, जितने भी कपड़े थे उन्हें सब खरीद लिए। साथ ही साथ जो मोहम्मद बिन कासिम थे उनको सम्मानित किया, पुरस्कृत किया। ओके, ये हिस्ट्री है, इसके विषय में पूछी जा सकती है, ठीक है। और परिवार सहित जो मोहम्मद बिन कासिम का परिवार था उन सबको क्या करा, इन्होंने जोधपुर बुला लिया, जोधपुर की बात है ये, ठीक है। जो जोधा जी थे वो जोधपुर में रहते थे, तो वहाँ बुलवा लिया, वहाँ रखा, उन्हें सम्मान तो दिया ही दिया, बकाया जो इन्होंने जोधपुर में बुलवाया तो उसका रीज़न यही था कि वहीं पर इन्होंने फिर ये कला को विकसित कराया, ठीक है। तो वहाँ से ये जोर शोर से कला विकसित हुई। और अगर आपसे पूछा जाए आज के समय में, ठीक है, आज के समय में अगर आपसे पूछा जाए तो खाड़ा फलसा ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि पाठन वाला प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए ये वाला भी पूछा जा सकता है। खाड़ा फलसा मोहल्ला जो है बांधनी कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मोहल्ला बांधनी कला का क्या है, प्रमुख केंद्र है। बांधनी कला का प्रमुख केंद्र है, ओके, केंद्र है, ठीक है। तो बांधनी कला का प्रमुख केंद्र कौन सा होगा, जो जोधपुर का खाड़ा फलसा मतलब मोहल्ला है, वह बांधनी कला का प्रमुख केंद्र माना जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं जो टाई एंड डाई है किस अवसर पर हम लोग पहनते हैं, तो पर्व, त्योहार, विवाह, कोई भी शुभ काम होता है तो इसको पहना जाता है, ठीक है। इसमें अगर डिज़ाइन पूछी जाए किस तरीके की बनती है, तो इसमें कई रंग की डिज़ाइन बनती है। जैसे कि आपसे पूछी जाए, नंबरों में पूछ ली जाए, भाई 2 रंगी 3 रंगी प्रश्न आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए ये 2 रंग की डिज़ाइन भी होती है, ये 3 रंग की डिज़ाइन भी होती है, ये 4 रंग की डिज़ाइन भी होती है, ओके। साथ ही साथ 5 रंगी, 6 रंगी, 7 रंगी, ओके, 7 रंगी ये डिज़ाइन हुआ करती है। मतलब इसके अलावा भी 8 रंगी, 9 रंगी भी हो सकती है, ठीक है। अब कभी कभी रंगाइयों का छपाइयों के क्रम पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे पहले अगर आपसे हम क्रम की बात करें, ठीक है, बंधेज रंगाई की क्रम की बात करें, तो ये याद रखिएगा, क्रम स्टेप्स की, ठीक है, क्रम, ओके, यह स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, वस्त्र का चुनाव करना है, ठीक है, वस्त्र का चुनाव करना है। चुनाव कर लिया, फिर आपने क्या करा, नमूना उतारा, मतलब इस पर नमूना ट्रेस किया जाता है, ठीक है। नमूना उतारा, नमूने को ट्रेस किया गया, मतलब, ठीक है। तीसरा नंबर है कि आपने फिर नमूने को ट्रेस किया, फिर गांठे बांध लिया। गांठे आपने शायद प्रैक्टिकल में किया भी होगा, हम लोग कंकड़ पत्थर बांध के हमने प्रैक्टिकल किए हैं। राजमा, चने, जो भी डिज़ाइन आपको बनाना होता है उन्हें बांध लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद रंगा जाता है, ठीक है, डाइंग किया जाता है, रंगाई करना, ओके, रंगाई करना, फिर हम उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं, ये क्रम है, ध्यान रखिएगा, सुखाना। और सुखाने के बाद आप क्या करते हो, गांठे खोलते हो, यही करते हो, ठीक है, गांठे खोलना, ओके। और इस्त्री करना, मतलब आयरनिंग कर देना,
अच्छा नंबर गलत डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तभी यहाँ पर इस्त्री करना, आयरनिंग करना। ओके, इस्त्री करना। ठीक है, तो ये इसका क्रम रहता है। ओके, अब बात आती है कि जब हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं तो आपको बस इसमें जो बकाया तो सूती वगैरह पर तो होता ही है, तो चुनाव में सिर्फ आपको इतना रखना है, चुनाव में क्या याद रखना है कि यहाँ पर नायलॉन और कृत्रिम वस्त्र नहीं चुने जाते। नायलॉन प्लस कृत्रिम। अब नायलॉन भी वैसे कृत्रिम ही है, ठीक है, कृत्रिम का चुनाव नहीं करते। ठीक है, कृत्रिम मतलब उस पर अच्छी ये नहीं बनेगी, इसलिए ये नहीं लिए जाते, इन पर रंग सही से नहीं चढ़ता। इतना याद रखना चाहिए, बस रखना है। ओके, बकाया सूती है, रेशमी आप ले रहे हो तो उनमें क्या होना चाहिए, क्या ध्यान रखना है, उसमें माड़ या कलफ नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, माड़ प्लस कलफ नहीं होना चाहिए। ओके, कलफ वाले वस्त्र जो है खराब मतलब सही से नहीं हो पाएंगे। तो क्या आपको ध्यान रखना है, इसमें कृत्रिम वस्त्र नहीं लेना है और माड़ तथा कलफ वाला वस्त्र नहीं लेना है। अब बात आती है नमूने की। दूसरे नंबर में जो इंपॉर्टेंट है वही हम बात करेंगे। तो नमूने कैसे बनते हैं, नमूना हेडिंग डाल लीजिएगा। नमूने अगर पूछे जाए कैसे बनते, तो आपको पता है नमूने ट्रेस किए जाते हैं। तो नमूने जब ट्रेस किए जाते हैं तो इसमें ज्यामितीय आकार की डिज़ाइन बनती है, ज्यामितीय आकार की डिज़ाइन बनती है, ध्यान रखिएगा, ज्यामितीय आकार की डिज़ाइन बनती है। ओके, आकार की डिज़ाइन जैसे कि फूल, पत्ती, पशु, पक्षी आदि यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ब्लॉक प्रिंट, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग से मतलब डिज़ाइन बना रहे हो, छाप के डिज़ाइन बना रहे हो, तो किसका प्रयोग करोगे, नमूना बनाना है। मान लो आप हाथ से डिज़ाइन नहीं बना रहे हो, आपने क्या किया, ब्लॉक लिया और उससे प्रिंट के माध्यम से उतार लिया डिज़ाइन। ठीक है, तो आप क्या किस चीज़ का उपयोग करोगे, तो इसमें गेरू, ओके, गेरू, पानी और मिट्टी का यहाँ तेल मिलाकर, मिट्टी का तेल मिलाकर गाढ़ा कर लिया जाता है। ओके, मिट्टी का तेल मिलाकर गाढ़ा कर लिया जाता है, मिट्टी का तेल मिलाकर गाढ़ा कर लिया जाता है। ओके, मिलाकर गाढ़ा कर लेते हैं। ओके, क्लियर हुआ। ब्लॉक प्रिंट से अगर हम टाई एंड डाई के नमूने मतलब ट्रेस करते हैं, बनाते हैं कपड़े पर, ठीक है, और गांठे बांधने के लिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गेरू, पानी, मिट्टी का तेल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं और फिर क्या करेंगे, ब्लॉक को उस पर लगाएंगे और कपड़े पर डिज़ाइन बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी होता है। बकाया अगर हम बात करते हैं, और बकाया बस क्रम जो है आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी। ओके, अगर हम बात करते हैं इसमें गांठे बांधने की विधियों की, ठीक है, हमने तीसरा पॉइंट क्या बताया था अभी आपको, बंदेज रंगाई की जो विधि बताई थी, क्रम बताया था, उसमें हमने क्या कहा था, तीसरा पॉइंट क्या था, गांठे बांधना। तो गांठे आप कैसे कैसे बांध सकते हो वो बताना है। तो यहाँ पर गांठे नंबरबंद आप नोक पर बांध सकते हो। ठीक है, नोक पर मतलब किनारे पे आपने क्या किया, बुंदकी वाली डिज़ाइन आपको बनानी थी, चाहे आपने पेंसिल ले ली, कोई भी चीज़ ले ली और उससे क्या किया, आपने नोक लगा दी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कीलों पर डिजाइन, कीलों पर मान लो कील पे कपड़ा रखा और वहीं पे कील पर ही क्या करा आपने, धागे से लपेट दिया कपड़े को। ठीक है, धागे से बांध दिया। मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए कि टाई एंड डाई जो है वो किस किस विधि से की जाती है। तो नोक पर भी हम बांध सकते हैं, कीलों पर भी बांध सकते हैं, हम चने मटर को भी हम बांध सकते हैं, चने मटर को भी बांध सकते हैं, या फिर किसी चीज़ का बीज भी ले सकते हैं, पत्थर भी, कंकड़ भी बांध सकते हैं इसमें। ओके, क्लियर हुआ। और बात करते हैं मोती या कांच की गोलियां भी बांध सकते हो, मतलब आप सभी चीज़ ऐसी हो जो गोल हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, जिससे भी आपको जैसी डिजाइन बनानी हो आप उसको बांध सकते हो यहाँ पर, मोती या कांच। ठीक है, मोती या कांच को भी यहाँ पर बांध सकते हो। माचिस की तीलियाँ आप बांध सकते हो, माचिस की तीलियाँ, मतलब आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। माचिस की तीलियाँ, सूखी फलियाँ, वैसे यहाँ से कभी प्रश्न बनता नहीं है तो ये सब पढ़ाना बेकार ही है। ठीक है, माचिस की तीलियाँ, ओके, कौड़ियाँ बांध सकते हो और तह लगाकर भी आप डिज़ाइन बना सकते हो। प्लास्टिक बांध सकते हो, लहरियाँ दार कोई मतलब कपड़े से ही लहरियाँ बना सकते हो, बांधकर धागे से कोई लहरदार डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हो। 4 पॉइंट था हमारा वस्त्र रंगना। तो वस्त्र रंगने में आपको सबसे पहले बस इतना याद रखना है, 4 पॉइंट पे जो हमने बात की थी, वस्त्र रंगने के वाला पॉइंट जो था उसमें आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा रंग हम प्रयोग करते हैं। तो वस्त्र रंगने के लिए यहाँ पर हम ब्रेनथॉल रंग, मार्केट में मिल जाते हैं ब्रेनथॉल रंग, ठीक है, ब्रेनथॉल प्लस नैपथॉल रंगों का प्रयोग किया जाता है, नैपथॉल रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। तो ये वाले यहाँ पर रंग प्रयोग किए जाते हैं और कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बस आपको सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ की कला है, तो गुजरात की, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसको नाम याद रखने हैं, जापान में इसको शिबोरी कहते हैं, बस इतना आपको याद रखना होगा। आगे हम बात करते हैं बॉटिक कला की। बॉटिक कला कैसी कला है उसकी बात कर लेते हैं। बॉटिक कला, ठीक है, बॉटिक पेंट जो होता है छपाई, उसकी बात करते हैं। तो ये आप जानते हो कहाँ की, जावा या सुमात्रा की कला है। ठीक है, जावा या सुमात्रा की कला है। जावा, जावा देश से, जावा या सुमात्रा की कला है, सुमात्रा। जावा जो होती है, जावा की भाषा में इसे अम्बॉटिक कहा जाता है। जावा की भाषा में इसको क्या कहते हैं, अम्बॉटिक कहते हैं, अम्बॉटिक, अम्बॉटिक टिक कहते हैं। ठीक है, जावा की भाषा में इसको क्या कहते हैं, अम्बॉटिक कहते हैं। अम्बॉटिक का अर्थ क्या होता है, अगर अर्थ आपसे पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है टिक द्वारा चित्रण। ठीक है, टिक द्वारा चित्रण, मतलब टिक मतलब बूंद द्वारा चित्रण, टिक द्वारा
चित्रण, ठीक है, ये इसका होता है अर्थ। ओके, टिक द्वारा इसका चित्रण। तो मैंने क्या कहा, भौतिक कला जावा या सुमात्रा की है, कहीं कहीं जापान की भी दे रखी है। अब क्या ही कर सकते हैं, जो आपको प्रश्न में मिले वो आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। जावा या सुमात्रा की कला है। भाषा, किस भाषा का शब्द है ये, मतलब जावा की किस भाषा से निकला है, तो अम्बोटिक से निकला है ये, ठीक है। अम्बोटिक का अर्थ क्या होता है, टिक द्वारा चित्रण करना ही इसका अर्थ होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर भी थोड़ी सी एक किंवदंती है। जो भौतिक का काम होता था ये कौन करती थी, मतलब महिलाएं करती थी, ठीक है। इसमें पुरुष का हस्तक्षेप नहीं था, ठीक है। तो ये जो कला थी जावा की, इसमें क्या थी, महिलाएं ही काम करती थी। और सदियों तक कहते हैं इस कला को, जावा जो देश था, कि संपन्न घरानों की लड़कियों महिलाओं का ही एक आधिपत्य इसमें रहा। मतलब लड़कियाँ और महिलाएं, पुरुषों को तक इस कला के विषय में किसी को नहीं पता था, ठीक है। तो ये महिलाएं ही बनाती थी और लड़कियाँ बनाती थी, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये हस्तांतरित होती थी। धीरे धीरे भौतिक कला जो थी घरों से निकली, जावा के जो देश था वहाँ के घरों से निकली। और ये सबसे पहले अगर पूछी जाए किस देश पहुंची, मतलब वहाँ से निकल के भाई कहाँ इनको स्थान मिला, तो वहाँ से जब ये निकली तो सबसे पहले 1516 की बात है, 1516 सदी की बात है, ये यूरोपीय देशों में पहुंची, ठीक है। 1516 में यूरोपीय ये देश में ये वहाँ से निकल के पहुंची, ठीक, यूरोप के देश में पहुंची, ठीक है। ओके, 17वीं शताब्दी में अगर बात करें, 17वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, शताब्दी में इस कला को क्या हुआ, डच ईस्ट इंडीज़ व्यापारियों और इंडोनेशिया से ये हॉलैंड पहुंची, ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसे याद रखो, डच, इंडोनेशिया, ये डच लोग भी आए थे हमारे यहाँ राज करने पर कर नहीं पाए, ठीक है। इंडोनेशिया और ईस्ट इंडीज़ जो कंपनी थी, तो इन सब जगह भी ये हॉलैंड वगैरह भी ये पहुंच गई, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं हमारे देश में, अब इसकी महत्ता बढ़ी, कैसे बढ़ी। यहाँ पर जब रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस कला से परिचित हुए, तो इन्होंने सबसे पहले जब शांति निकेतन की स्थापना की, ठीक है। तो शांति निकेतन की जब स्थापना की, लिख लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का आप जानते हो, शांति निकेतन इन्हीं ने बनाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना की, हम सभी जानते हैं शांति निकेतन, प्रश्न भी बनता है एक्सटेंशन एजुकेशन में, ठीक है। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने क्या किया, शांति निकेतन की स्थापना की। और ये गए जब विदेश यात्रा पर गए, तो इन्होंने भौतिक कला को देखा और उससे बहुत प्रभावित हुए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्रवधू, ठीक है, अपनी जो पुत्रवधू थी उनको भेजा, पुत्रवधू कौन थी, प्रतिमा देवी, श्रीमती प्रतिमा देवी, ठीक है, प्रतिमा देवी। तो ये प्रश्न कभी भी बन सकता है, ठीक है, किसको भेजा था, उनकी पुत्रवधू का नाम क्या था। तो प्रतिमा देवी को भौतिक सीखने के लिए इन्होंने विदेश भेजा, ठीक है। भौतिक सीखने के लिए, भौतिक कला को सीखने के लिए, भौतिक कला को सीखने के लिए कहाँ भेजा, जावा भेजा, सीखने के लिए जावा भेजा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्लियर हुआ। कहाँ भेजा इन्होंने, जावा भेजा, अपनी पुत्रवधू प्रतिमा देवी को भौतिक कला सीखने के लिए कहाँ भेजा, जावा भेजा। ओके, कहाँ की कला है ये, जावा की कला है, इतना तो आपको याद ही हो ही गया होगा, ठीक है। जब इन्होंने वहाँ पर भेजा, तो अब ऐसा है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसका क्या होता है, प्रचलन होता है। तो इसी क्रम में नंदलाल बोस थे, एक नंदलाल बोस, ठीक है, बोस। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पुत्री श्रीमती गौरी भांजा, ठीक है। श्रीमती गौरी भांजा का भी नाम काफ़ी मतलब पूछा जा सकता है, क्यों, अभी इनकी बात करेंगे। श्रीमती गौरी भांजा को भेजा जावा यही कला सीखना, गौरी भांजा को यही कला सीखने भेजा। क्यों, मतलब इनका नाम क्यों मैं कह रही हूँ पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं गौरी भांजा ने क्या करा, फिर जो भौतिक कला इन्होंने सीखी, तो इसकी कक्षाओं का संचालन शांति निकेतन में किया। तो पूछा जा सकता है शांति निकेतन में भौतिक कला की कक्षा का संचालन किसने किया, तो गौरी भांजा ने किया, ठीक है। शांति निकेतन में भौतिक कला, ठीक है, भौतिक कला का संचालन किसने किया, भौतिक कला का संचालन किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया आपकी श्रीमती गौरी भांजा के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, पुराने जो भी भौतिक कला के शिष्य थे वो किस पर भौतिक का प्रयोग करते थे, मतलब कह सकते हैं जो शांति निकेतन में भौतिक कला होती थी वो होती किस पर थी, तो वो चमड़े पर होती थी, ठीक है। किस पर होती थी, चमड़े पर होती थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, जो पुराने शिष्य थे इनके, वो किस पर करते थे, चमड़े पर भौतिक प्रयोग की जाती थी। सबसे पहले जो भौतिक कला प्रारंभ हुई हमारे देश में वो चमड़े पे हुई, कहाँ हुई, शांति निकेतन में हुई। किसने सिखाई, श्रीमती गौरी भांजा ने सिखाई। ओके, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अब आपको भौतिक कला का क्रम याद कार्य करने की जो विधि है इसको याद होना चाहिए, ठीक है, या क्रम याद होना चाहिए। भौतिक कला का क्रम पता होना चाहिए, जैसे कि क्या क्रम रहेगा इसका, क्रम रहेगा नंबर 1
सबसे पहले भाई वस्त्र का चुनाव समय करना है आपको, ठीक है। वस्त्र का चुनाव करोगे तभी तो डिज़ाइन बनाओगे कोई भी, ठीक है। तो वस्त्र का चुनाव कर लिया, अब आप क्या करोगे, वस्त्र बना लिया आपने, वस्त्र ले लिया जो भी चाहिए था, फिर नमूने का चुनाव करना, ठीक है। नमूने का चुनाव कर लिया, आप क्या करोगे, आप बैक्स लोगे। अब ये भी बताएंगे कि बैक्स कौन सी होती है। फिर आप क्या करोगे, मोम लगाना, ठीक है। कपड़े पर जो भी आपने डिज़ाइन बनानी है उसके हिसाब से मोम लगा लिया, मोम लगाना, ठीक है, मोम लगाना। ओके, 4 पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप वस्त्र रंगेंगे, मोम लगा चुके हैं, अब आप वस्त्र रंग लेंगे, रंगना, ठीक है। अब वस्त्र रंग लिया, वस्त्र रंगने के बाद अब नंबर आता है कि हमें अब मोम छुड़ाना है, ठीक है, मोम छुड़ाना। फिर हमने मोम छुड़ाया, ठीक है, मोम छुड़ाना, ठीक है। और मोम छुड़ाने के बाद इस्त्री करना, इस्त्री करना, इस्त्री करना, ठीक है, क्योंकि इस्त्री गर्म होती है, इससे मोम आराम से छूट जाती है और जो क्रैक्स बनते हैं उनसे भी डिज़ाइन जो है बहुत अच्छी आती है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई। आगे अगर हम बात करते हैं बॉटिक में जो मोम वगैरह यूज़ की जाती है तो वो कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखने वाली बात है 2 प्रकार के मोम का प्रयोग किया जाता है, 2 प्रकार के मोम, ठीक है। प्रकार के मोम कौन कौन से मोम प्रयोग किए जाते हैं, 2 प्रकार के। एक तो आपका मधु मोम होता है, जब आपको कम दरारें रखनी हो, जब कम दरारें रखनी हो, क्रैक्स कम रखने हो बॉटिक में, ठीक है, तो आपने क्या करा, मधु मोम का प्रयोग किया। जब कम दरारें रखनी हो तो मधु मोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जब आपको क्या होता है, यहाँ पर दरारें जो होती हैं ज़्यादा रखनी है, अगर आपको दरारें ज़्यादा रखनी है तो आप कौन सा, पैराफिन मोम का प्रयोग करोगे, यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है कब, जब दरारें ज़्यादा रखनी हो, आपको क्रैक्स ज़्यादा रखनी हो। पैराफिन मोम का प्रयोग तब किया जाता है जब कपड़ा रंगते समय, तब किया जाता है जब कपड़ा रंगते समय क्रैक्स ज़्यादा रखने हों, ठीक है, क्रैक्स, क्योंकि मोम से एक चटकपन आता है ना, और जिसमें रंग जिस बीच बीच में रंग जहाँ पर पहुँच जाता है और जहाँ पर नहीं, क्योंकि मोम लगाए तो हर जगह तो रंग पहुँचेगा नहीं, जहाँ पर क्रैक्स होगा वहीं पर रंग पहुँचेगा, तो इससे और सुंदर डिज़ाइन खिल के आती है, ठीक है। तो कपड़ा रंगते समय क्रैक्स ज़्यादा रखने हो तो पैराफिन मोम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ज़्यादा रखना हो। ओके, क्लियर हुआ। आगे अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में, मोम लगाने की भी देखो विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं मोम लगाने की, मुख्य 3 विधियाँ होती हैं मोम लगाने की। नंबर 1, सांचे अथवा ब्लॉक से आप मोम लगा लो, ठीक है। 3 विधियाँ होती हैं, डाल लीजिएगा 3 विधियाँ, सांचे अथवा, सांचे को आप ब्लॉक भी कह सकते हो, अथवा ब्लॉक से मोम लगा लिया आपने, ओके, ब्लॉक से लगा लिया। दूसरा बात करें, आपने मोमबत्ती द्वारा मोम लगा लिया, सीधे बूंदे टपका टपका के, ठीक है, मोमबत्ती द्वारा ही आपने क्या करा, बूंदे टपका टपका के मोम लगा दिया, ठीक है, जिसे हम बुंदकी का अंधार कहेंगे। उसके बाद आता है तीसरा नंबर कि आपने क्या करा, ब्रश की सहायता से मोम लगाया, ठीक है, ब्रश की सहायता से मोम लगाया। तो ये 3 तरीके हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं, इसे याद कर लो भाई। या तो हम सांचे अथवा ब्लॉक से मोम लगाएंगे, या हम मोमबत्ती की ही जला लेंगे और बूंदे टपका देंगे, या फिर हम ब्रश की सहायता से लगाएंगे। और उसके बाद जब मोम थोड़ा सूख तो जाता है, ये तुरंत ही सूख जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब कपड़े को रंग देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर जब मोम आप लेते हो तो मोम कैसा होना चाहिए, मोम पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है, मोम पारदर्शी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, पारदर्शी होना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ। कुछ पॉइंट्स और की पॉइंट्स हैं, जब भी आप मोम लगा लो तो कपड़े को धूप में ना रखें। मोम लगाकर कपड़े को धूप में रखोगे तो पिघल जाएगा मोम, ठीक है, तो मोम लगाकर धूप में ना रखें। ये कुछ की पॉइंट्स हैं याद रखने वाले। कपड़ा लगाकर कपड़ा धूप में ना रखें, धूप में ना रखें। ओके भाई, आप लोग अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर क्या करें, अधिक मोड़े नहीं, ठीक है, अधिक ये नहीं मोम लग गया अब आप कभी इधर मोड़ रहे हो कभी उधर, तो इससे क्या मोम झड़ भी जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखें, मतलब वस्त्र को सीधा रखें यहाँ पर। और जब बहुत ज़्यादा मोम जब सूख जाता है तो कड़ा हो जाता है, और जिससे क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं, तो मतलब आपके लिए क्या वो डिज़ाइन और अच्छी पड़ती है, फ़ायदेमंद हो जाती है। आगे बात करते हैं। देखो, रंग जो है मोम का, मतलब जो आप बॉटिक कला करते हो उसमें जब रंग छुड़ाने की नौबत आती है, मोम पिघलाने की नौबत आती है, मतलब कलर आपने कर दिया, आप सूख चुका है, तो अब क्या करते हैं, उसको हटाते हैं रंग को। तो भैया या तो गर्म पानी से आप हटा दो, या फिर प्रेस के माध्यम से नीचे ब्लॉटिंग पेपर या कोई मोटा कपड़ा रख लो जिसमें मोम वो सोख ले, और ऊपर से उल्टा करके प्रेस चला दो, ठीक है। तो ये इसका मतलब हटाने का तरीका होता है, फिर साफ कपड़े से आप धुल दो। अब हम बात करते हैं हाथ की छपाई की जो प्रक्रियाएँ होती हैं उनकी। भाई ये तो छपाई ऐसी थी, ये हाथों से नहीं, इनमें कुछ ना कुछ बांध बांध के किया जा रहा था, लेकिन कुछ छपाइयाँ ऐसी होती हैं हम हाथ से करते हैं, जैसे ब्लॉक छपाई, ठप्पे पे लिया और लगा दिया, फिर हमने ठप्पे पे लिया लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ छपाइयाँ होती हैं। रोलर छपाई है, रोलर के माध्यम से करते हैं। तो हम छपाई की विधियाँ आगे हम और पढ़ लेते हैं। जो छपाई की विधियाँ होती हैं कौन सी, एक तो ब्लॉक छपाई, नंबर 1 की बात करेंगे, छपाई की विधियाँ, पहले हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं
नंबर 1 ब्लॉक छपाई की। क्या होती है ब्लॉक छपाई? जो ब्लॉक छपाई आपकी होती है वो होती है जिसमें डिज़ाइन बनाने के लिए लकड़ी के या फिर कह सकते हैं लिनोलियम के ठप्पों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होती है इसमें? लकड़ी प्लस लिनोलियम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लिनोलियम के ठप्पे का प्रयोग किया जाता है, ठप्पे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा देश है भारत, हालांकि अब विदेशों में तो सब जगह मशीनें ज़्यादातर काम करती हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी ये छपाइयाँ जो है हाथ से की ही जाती हैं। ठीक है, तो हमारे लिए तो ये हमेशा सदाबहार रहती है। बात आती है कि जो हम ब्लॉक बनाते हैं, जो ठप्पे हम बनाते हैं, इसमें जो छेद होते हैं या फिर जो इसमें डिज़ाइन बनाई जाती है वो कितनी गहराई पर अंकित होती है। तो ये जो ब्लॉक की डिज़ाइन की गहराई अगर पूछी जाए, डिज़ाइन की गहराई कितनी होती है, गहराई या डिज़ाइन ब्लॉक की डिज़ाइन की गहराई कितनी होती है अगर पूछा जाए, या कितनी गहराई पर अंकित होती है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो ये 1/4, ठीक है, 1/4 इंच की गहराई पर ये डिज़ाइन बनी हुई होती है। ठीक है, मान लो ये ठप्पा है, ओके, अब ये इस ठप्पे पे क्या है, ये डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये जो खुदी हुई डिज़ाइन है, कोई भी डिज़ाइन बना दी मैंने, ठीक है, ये तो चेहरा लग रहा है किसी का, ऐसे बना दिया मैंने उल्टा सीधा, तो ये कितनी गहराई पर ये डिज़ाइन बनी हुई है। ठीक है, कितनी गहराई पर ये डिज़ाइन, मान लो ये चौकोर ठप्पा है, अब इसमें हमने क्या करा, कोई डिज़ाइन बना दी, फूल बना दिया, पत्ती बना दिया, तो ये क्या कितनी गहराई पर है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर 1/4 ये गहराई पर डिज़ाइन यहाँ पर अंकित होती है। ओके, यहाँ पर हम करते क्या है, सबसे पहले जब हम ब्लॉक पर क्या करते हैं, हमने डिज़ाइन बना ली, अब डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद हम कलर लेते हैं, कलर पर ब्लॉक देखते हैं, पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, और उसके बाद हमने ब्लॉक को रखा और हमने क्या करा, कपड़े पर ठप्पा लगा दिया, जिससे सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है। बस कलर को लगाते समय सावधानियाँ बहुत सारी बरतनी यहाँ पर पड़ती हैं। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे लकड़ी की हमने बात की अभी नमूनों की, कि लकड़ी से जो है ठप्पे बनाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी में भी अगर पूछ ली जाए कि कौन सी लकड़ी ज़्यादा सही होती है, तो एक तो शीशम हो गई, ठीक है, शीशम, और कौन सी, सागवान लकड़ी है जो ब्लॉक के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। शीशम और सागवान जो लकड़ी है वो काफ़ी अच्छी ब्लॉक के लिए मानी जाती है। और लिनोलियम से इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक नरम धातु होती है। लिनोलियम क्या है, एक नरम धातु है जिस पर आप डिज़ाइन को कर सकते हो। बकाया हमारे घरों में नॉर्मली कच्चे आलू का भी प्रयोग किया जाता है, चाकू की सहायता से भी आकृतियाँ उकेली जाती हैं, और भिंडी से भी ये ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, भिंडी को आप जानते हैं, काट लो तो उसमें 5 या 4 छेद होते हैं, ये 5 छेद होते हैं उसमें, और उसको आपने क्या किया, कलर में डुबोया और आपने डिज़ाइन बना दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेंसिल छपाई की। ब्लॉक से जो प्रश्न मुझे लगा बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। नंबर 2, अब हम बात करते हैं स्टेंसिल छपाई की। स्टेंसिल छपाई क्या होती है आपकी, स्टेंसिल छपाई, तो स्टेंसिल छपाई में क्या होता है, हम सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ की, जापान की कला है। ठीक है, जापान से प्रचलित हुई, और इसमें क्या होता है, चाहे आप कागज़ ले लो, चाहे आप कोई भी एक्सरे है, कोई भी प्लास्टिक शीट है, प्लाईवुड है, कोई भी है, उसको उससे कोई चीज़ बना लो तो उसमें उसे हम क्या कहते हैं, स्टेंसिल कहते हैं। ठीक है, मोटे कागज़ पर खासतौर से लोग बनाते हैं, तो उसको ही हम स्टेंसिल यहाँ पर कहते हैं। तो ये छपाई क्या होती है, प्रायः एक रंगी होती है। एक रंगी कैसे क्यों होती है, अब मान लो आपने क्या किया, स्टेंसिल बनाया और आपने क्या किया, उस पर उसे कपड़े पर रख दिया, या फिर मैं आपको एक ऐसे ही नमूना दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा है, मोटा कागज़ ही मान लो। अब क्या है, इसको हमने मतलब ये कागज़ है, अब हमने इसमें क्या करा, कोई भी डिज़ाइन बना ली। ठीक है, कोई भी हमने इसमें क्या किया, डिज़ाइन बना ली। ठीक है, जैसे कि हमने ये डिज़ाइन बना ली, ओके, ऐसे करके हमने डिज़ाइन बना ली। ठीक है, अब हमने इसकी क्या है, बहुत हिसाब से कटाई कर ली, लेकिन हमने कटाई इस तरीके से करी है, ये जो नमूने हैं, ये नमूने भी कट जाएं और जुड़े भी रहें एक दूसरे से। ठीक है, और ये जुड़े रहें, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको काटा और एक्स्ट्रा ये जो है एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको हम क्या करेंगे, ये कागज़ है, इसको एक्स्ट्रा निकाल देंगे, बस डिज़ाइन काट लेंगे, कुछ भी है उसको काट लेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हम मतलब एक्स्ट्रा जो भी कागज़ है उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, स्टेंसिल को कपड़े पे रखेंगे, और ब्रश की सहायता से धीरे धीरे चारों तरफ जो है, चाहे आप चाहो तो इस डिज़ाइन के अंदर कलर कर लो, या फिर इस डिज़ाइन को छोड़ दो, इसके चारों तरफ कलर कर लो पूरा कपड़ा। तो अगर आप डिज़ाइन के चारों तरफ कपड़ा कलर कर लोगे तो ये वाइट दिखेगी डिज़ाइन, तो भी सुंदर लगेगी। और अगर आप इसी स्टेंसिल के अंदर कलर कर दोगे तो कपड़ा चारों तरफ से जो कपड़े का रंग होगा वो अलग दिखेगा, और ये कलर किया हुआ अलग दिखेगा। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ भी आप कटिंग कर लो, और कटिंग करके कपड़े पर रखकर उस हिसाब से रंग दो उसके लिए। ठीक है, जैसे आप चाहो, नमूना रखना चाहो नमूना रख दो, पूरे कपड़े
को रंगना चाहो कपड़े को रंग दो, नमूना छोड़ दो। तो नमूने बहुत सारे आपने चादर पे मान लो रख दिए। अब ये जितने भी नमूने हैं आपने मान लो उन्हें नहीं रंगा और पूरी चादर को अलग अलग रंग से रंग दिया या फिर एक ही रंग से रंग दिया, तो ये नमूने अलग दिखेंगे। और मतलब वाइट का चादर है तो वाइट पे नमूने वाइट दिखेंगे और चादर रंगी हुई दिखेगी। और अगर आपने चादर को नहीं रंगा, नमूने को रंग दिया और चादर वाइट है तो चादर वाइट दिखेगी, नमूने रंगे हुए दिखेंगे। तो मतलब दोनों का लुक अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये स्टेंसिल यहाँ पर बनाई जाती है। अगर बात करें स्टेंसिल जो छपाई है तो ये प्रायः एक रंगी होती है, ध्यान रखिएगा। प्रायः ये कैसी होती है, एक रंगी छपाई होती है, एक रंगी छपाई होती है, ये ध्यान रखिएगा, एक रंगी ये छपाई होती है। ओके, ठीक है, एक रंगीय ही होती है। क्यों? क्योंकि मान लो हमने ये स्टेंसिल बीच में रखा, हमने पूरे चादर को रंगा हुआ है, ठीक है, तो वो एक रंगीय कही जाएगी। ओके, तो क्योंकि चादर पे बहुत ज़्यादा कलर करोगे तो नहीं अच्छी लगेगी ना, तो ऐसे करके आप समझ सकते हो इसको। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कोई ना कोई आप काट कर रखते हो, कोई भी चीज़ को काट लेते हो, चाहे वो प्लास्टिक का कोई कपड़ा हो, मतलब कागज़ हो, प्लास्टिक हो, कोई सीट हो, मतलब कुछ भी हो, प्लास्टिक की सीट हो या कुछ भी हो, उस पर काट कर आप डिज़ाइन यहाँ पर बनाते हो। ठीक है, अब मतलब आज के समय में तो ये विद्युत चालित मशीनों से भी होने लगी है, जिसमें क्या होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर के साथ मतलब एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर पर डिज़ाइन बना दी जाती है और स्टेंसिल छपाई कर दी जाती है। तो आज के समय में तो सब कुछ होने लगा है। लेकिन बात आती है, अब हम करते हैं स्प्रे छपाई या ईयर ब्रश छपाई की बात करते हैं। ठीक है, स्प्रे छपाई की बात करते हैं। तीसरे नंबर की छपाई स्प्रे पेंटिंग या ईयर ब्रश पेंटिंग भी हम इसको कहते हैं, ईयर ब्रश पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, छपाई क्या होता है इसमें, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है, ब्रश की सहायता से, आपको ब्रश स्प्रे नाम से ही पता चल रहा है, इस पर हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। ओके, जैसे ब्रश ले लिया, उसमें रंग लगाया और कपड़े पे हमने क्या किया, स्प्रे कर दिया। ठीक है, तो इससे जो आपके जैकॉर्ड होते हैं, डॉबी बुनाई से निर्मित जो कपड़े होते हैं, सिल्क ब्रोकेड होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन पर ये किया जाता है। हालांकि इसमें समय भी लगता है, श्रम भी लगती, शक्ति भी लगती, सब कुछ लगता है, लेकिन डिज़ाइन आप ब्रश लेना, मतलब कोई एक चादर वगैरह या छोटा सा तकिए का कवर ही लेना और ब्रश मतलब कलर को घोलना और ब्रश की सहायता से, उंगली की सहायता से झाड़ना और फिर देखना वो मतलब बूंदी बूंदी से टपकी हुई बारिश जैसी, जैसे बारिश की बूंदें नहीं होती हैं, इस तरीके से बौछार वाली पेंटिंग बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत वैसे इजी होती है पर आप थकाऊ होती है। मैंने तो एक बार प्रैक्टिकल में बनाई थी तो उंगली में मतलब जलन हो गई छिड़कते छिड़कते, क्योंकि पूरी चादर की थी इस पेंटिंग से मैंने। ठीक है, और उसमें मैंने स्टेंसिल का भी प्रयोग किया था। मैंने क्या करा था, स्टेंसिल बना के चारों तरफ लगा दिए थे और फिर स्प्रे से किया था। ठीक है, जिससे जो स्टेंसिल लगाया था वो बिल्कुल वाइट रहा, पोर्सन वाइट चादर पर ही बनाई थी और जो हमने कलर यूज़ किया था वो पूरा क्या था, कलरफुल दिख रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से डॉट 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 दिख रहे थे पूरी चादर पे, बस वो डिज़ाइन ही छूटी थी। ठीक है, तो यह हम किसकी, द्विपक्षीय छपाई की। तो द्विपक्षीय छपाई में हमेशा ध्यान रखो, जब कपड़े पर दोनों ओर एक साथ छपाई हो। ठीक है, आप जानते हो ये ज़्यादातर छपाइयाँ जो है मशीनों के द्वारा होती हैं, तो जब रोलर का प्रयोग होता है उनमें, तो आप मतलब दोनों तरफ कपड़े के जो दोनों उल्टा साइड और सीधा साइड एक साथ जब छापा जाता है तो उसको हम द्विपक्षीय छपाई कहते हैं। बात करते हैं 5 नंबर की, ब्लॉच छपाई की। ब्लॉच छपाई की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब नमूना और पृष्ठभूमि या फिर सतह कह सकते हैं, नमूना प्लस पृष्ठभूमि एक साथ छापी जाए। नमूना व पृष्ठभूमि, मतलब पृष्ठभूमि से मतलब क्या है कि आपने जैसे कोई सूट पहन रखा है, ठीक है, तो वो सूट का जो पूरी सतह, पूरा सूट है वो भी छपा हो और उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनी है वो भी छपी हुई हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नमूने प्लस पृष्ठभूमि एक साथ छापते हैं। किसे, ब्लॉच छपाई में। रोलर छपाई में आप जानते हो क्या होता है, रोलर छपाई में रोलर की सहायता से कपड़े बनते हैं। ओके, रोलर छपाई आज के समय में ज़्यादातर यही छपाई होती है। रोलर छपाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सिलेंडर लगे हुए होते हैं इस रोलर में और कंबल वगैरह क्या होता है, चादर वगैरह इस पर लपेट दिए जाते हैं और फिर उनको क्या होता है, सिलेंडर के माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं उनसे गुजारा जाता है। ओके, इसमें तांबे के बेलन का प्रयोग किया जाता है और आपको जितने ज़्यादा डिज़ाइन के कपड़े बनाने उतने ज़्यादा डिज़ाइन के आप बना सकते हो। और कहते हैं इसमें मतलब 16 तक रोलर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए रोलर छपाई में कितने रोलर यूज़ कर सकते हो, तो कम से कम 16 रोलर आप इसमें मतलब लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी रोलर की सहायता से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं स्क्रीन छपाई। तो स्क्रीन छपाई में आप जानते हो, हमने पहले भी पढ़ा है, मतलब प्रैक्टिस वगैरह में स्क्रीन छपाई को तो काफ़ी पढ़ा है, PYQ में भी पढ़ा है। ठीक है, तो स्क्रीन छपाई क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक स्क्रीन बना लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन बनाते हैं, अब उस पर स्क्रीन को क्या होता है, कपड़ा, एक नायलॉन का कपड़ा खूब कस के बांध देते हैं। ठीक है, इसको क्या होता है, कपड़ा बांध देते हैं और उस पर फिर पैराफिन या कोई भी गोंद ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी इसमें अवरोधक पदार्थ लगा दिया जाता है, अवरोधक पदार्थ लगा दिया जाता है। ओके, मान लो आपने ये डिज़ाइन बना ली, वही चीज़ मैं कर दूंगी दोबारा से। ठीक है, ये आपने डिज़ाइन बना ली। ओके, ठीक है, ये डिज़ाइन बन गई। अभी आपने क्या करा, आपको ये डिज़ाइन छापनी है, तो ये जो भी स्थान बचा फालतू तो आप जानते हो कपड़े पे आपको सिर्फ इतनी डिज़ाइन बनानी है।
तो ये डिजाइन ना, इसलिए यहाँ पर क्या किया, अवरोधक पदार्थ लगा दिया। ओके, अवरोधक पदार्थ लगा दिया। तो अवरोधक पदार्थ जब आप लगा दोगे, अवरोधक पदार्थ कौन सा, मोम या रेजिन, तो क्या है, रंग कहीं अवरोधक पदार्थ लगा दोगे तो रंग एक्स्ट्री जगह पे कहीं पे भी आपके कपड़े पे फैलेगा नहीं, बस डिजाइन को छोड़ दो। ठीक है, अब आपने इस स्क्रीन को कपड़े पे रखा और इसको उल्टी तरफ से रंग लगा दिया और ये डिजाइन छप जाएगी। और मतलब अवरोधक पदार्थ लगाने के बाद स्क्रीन को सुखाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो जो अवरोधक पदार्थ लगा है वो भी कपड़े पर लग जाएगा। ओके, इस समय थकान इतनी हो जाती है, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ कि पढ़ाने की क्षमता रहती ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके, यहाँ पर बात करते हैं, आवाज़ भी बिल्कुल मरी मरी सी निकलती है, बिल्कुल ऐसा लगता है दम ही नहीं है शरीर में मेरे। ओके, तो यहाँ पर कपड़ा अगर पूछा जाए कितना लेते हैं तो 500 से लेकर, ठीक है, 500 मीटर से 5000, 500 मीटर से 5000 तक का कपड़ा यहाँ पर मतलब ताना जा सकता है। ठीक है, 500 से लेकर 5000 मीटर तक कपड़ा आप यहाँ पर मतलब छाप सकते हो स्क्रीन छपाई में। ठीक है, अच्छा, अवरोधक छपाई आपसे बहुत पूछी जाती है, जिसे हम रेजिस्ट डाई कहते हैं। ठीक है, रेजिस्ट डाई होती क्या है, जब हमें किसी कपड़े को रंगना ना हो, मतलब जिस स्थान पर छपाई नहीं करनी होती है तो वहाँ पर हम रंग लगा देते हैं, उसी को हम अवरोधक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका पैराफिन हो गया, पैराफिन हो गया, मोम हो गया, रेजिन हो गया, ये क्या आपके अवरोधक पदार्थ हैं। ठीक है, अवरोधक पदार्थ हैं। ओके, ठीक है, पदार्थ है ये आपकी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे बहुत थकान भी हो रही है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी साथ दे नहीं रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।